नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। देखिए, अपन वृद्धि संधि पढ़ रहे थे। वृद्धि संधि के सामान्य सूत्र पढ़ लिए थे। अब कुछ विशेष सूत्र जो अन्य संधियों के अपवाद स्वरूप हैं और उनकी वजह से वृद्धि संधि हो जाती है, मतलब जो संधि होनी चाहिए थी वो ना होकर वृद्धि संधि हो जाती है, ऐसे सूत्रों को देखते हैं। सबसे पहला सूत्र है एते धत्युत्सु। एते धत्युत्सु ये सूत्र है। इसमें समझते हैं कि कौन कौन से शब्द छिपे हुए हैं। देखिए, इसमें यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे तो एति यण संधि प्लस ये यहाँ पर एक की मात्रा है, एधति प्लस उत्सु। एति एधति उत्सु। तो यह सूत्र क्या कहता है कि यदि ऋष्व आकार मतलब छोटा अ से परे, यदि ऋष्व आकार से परे इण धातु, ये एति इण का रूप है, इण धातु जिसका प्रारंभ ए से होता हो। इण धातु जिसका प्रारंभ ए से होता हो मतलब एति रूप बनता हो, अथवा एध धातु, अथवा एध धातु ये यहाँ तक लिख लेना, आगे बता रहा हूँ। एध धातु का कोई रूप जिसका प्रारंभ ए से होता हो, जिसका प्रारंभ ए से होता हो, तो वहाँ नियमानुसार पररूप संधि न होकर अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि होती है। पहला तो ये एति और एदति का हो गया। इसी प्रकार अभी उत्सु और बच रहा है, तो इसी प्रकार अ के बाद
अ के बाद उठ शब्द का कोई रूप होने पर, उठ शब्द का कोई रूप होने पर वहाँ गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होती है। अब देखिए इस सूत्र की व्याख्या को अपन उदाहरण से समझेंगे। यह सूत्र कहता क्या है कि यदि इण धातु हो अथवा एद धातु हो, किसके बाद, अ के बाद, तो वहाँ पर पररूप संधि ना होकर वृद्धि संधि होती है। या फिर यदि अ के बाद उट शब्द का कोई रूप हो तो वहाँ भी गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि होती है। उदाहरण से देखते हैं इनको। एत्ते धत्युट्सु, सूत्र को बोलना सीख लेना। एत्ते धत्युट्सु, जैसे उप प्लस एति, यहाँ अ प्लस यहाँ ए, सामान्य रूप से अपने को दिख रहा है कि अ और ए मिलके वृद्धि होता ही है। फिर ये सूत्र क्यों आया है? ये सूत्र इस वजह से आया है कि पररूप संधि ये कहती है कि यदि आगे तो उपसर्ग का अ हो और पीछे धातु का ए हो, ये तो उपसर्ग का अ होना चाहिए और ये धातु का ए होना चाहिए, तो वहाँ पर वृद्धि संधि ना होकर पररूप संधि होती है, मतलब बाद वाला रूप हो जाता है। केवल ए ही होता है किस संधि में? पररूप संधि में। अब यहाँ पर उसी की कंडीशन लागू हो रही है कि उप में यह उपसर्ग है, इसका अ है, एति धातु है, इसका ए है, तो पररूप संधि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एते धत्युट्सु सूत्र से पररूप संधि ना होकर दोनों की जगह पर क्या होगी? वृद्धि संधि। तो उप एति, इससे क्या बनेगा? उप, ये ए लग जाएगा, उपेति। क्या शब्द बनेगा? उपेति। ये पररूप संधि का अपवाद है, पहला शब्द। दूसरा देखते हैं, ये एति कौन सी धातु है? इण धातु का रूप है जो ए से चालू हो रहा है। इण धातु का रूप है जो ए से चालू हो रहा है। आगे उप, अच्छा पहले वाले सूत्र में चलिए मैं बता देता हूं किस तरह से आपको उसमें लिखना है। उप प्लस एति, इसका रूप बना उपेति और पीछे आपको लिखना है पररूप संधि का अपवाद। अपवाद का मतलब जो नियम नहीं मानता हो, तो ये पररूप संधि का अपवाद है। आगे देखिए, उप प्लस एधते, यहाँ पर भी वही अ है और ए है, ये उपसर्ग है, ये धातु है, लेकिन यहाँ पर भी पररूप न होकर और क्या होगा? वृद्धि। उपेधते, दो मात्रा होगी, पररूप में एक होती है, यहाँ पर दो होगी, तो ये भी किसका अपवाद है? पररूप का। अप प्लस एधते, अपेधते, ये अभी पररूप संधि के ही अपवाद लिखा रहा हूं।
प्र प्लस एति प्रेति। औ प्लस एति अवेति। प्र प्लस एधते प्रेधते। और लास्ट औ प्लस एधते अवेधते। समझना इसमें मैं कह क्या रहा हूं। पररूप संधि का सूत्र यह कहता है एंगी पररूपम कि यदि आगे अ हो और पीछे एंग प्रत्याहार का वर्ण हो, मतलब ए या ओ हो, लेकिन साथ ही वो एक बात और कहता है कि आगे का अ तो उपसर्ग का होना चाहिए और पीछे का ए और ओ धातु का होना चाहिए, तब वहां पर वृद्धि संधि ना होकर कौन सी संधि होती है? पररूप संधि, मतलब बाद वाला रूप हो जाता है। अब अ प्लस ए में बाद वाला रूप क्या है? ये ए, मतलब एक मात्रा लगती है। लेकिन एत्य धत्युट्सु सूत्र कहता है कि आगे अ हो और पीछे इन धातु अथवा एद धातु का रूप हो जो ऐसे चालू होता है, वहां पर पररूप संधि ना होकर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है, मतलब दो मात्रा हो जाती है। इन शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखना, ऐसे शब्दों के परीक्षा में आने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इन शब्दों को उतार लेना। पीछे सब में ये लिखना है पररूप संधि का अपवाद। अब उठ वाला रूप देखते हैं जो गुण संधि का अपवाद है। जैसे पृष्ठ प्लस ऊह, यहां पर ठ में क्या है? अ, यहां पर क्या है? उ। अ और उ मिलके गुण संधि में अपन ने देखा था ओ होता है। गुण संधि में क्या होता है? ओ होता है, मतलब एक मात्रा वाला होता है। लेकिन यहां पर यह सूत्र कह रहा है कि पीछे आगे तो अ हो और पीछे उठ शब्द का उ हो, ये ऊह उठ धातु से बना है, उसका उ हो, तो वहां पर गुण न होकर वृद्धि हो जाती है। मतलब अ और उ मिलके ओ नहीं होगा, क्या होगा? औ होगा। फिर शब्द क्या बनेगा? पृष्ठोह, पृष्ठोह, ये शब्द बनेगा। यहां पर बनना तो क्या चाहिए था? पृष्ठोह, क्योंकि गुण संधि हो रही है, लेकिन गुण न होकर एत्ते धत्युट्सु सूत्र से वृद्धि संधि होती है और ये रूप न बनकर ये बनता है। पृष्ठोह किस संधि का अपवाद है? गुण संधि का। गुण संधि का अपवाद। ऐसे अन्य शब्द और देख लेते हैं। विश्व प्लस ऊह, विश्व प्लस ऊह बराबर विश्वोह। गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि हुई है। विश्वोह, पीछे लिखना है ना, गुण संधि का अपवाद। अब सारे गुण संधि के अपवाद लिखवाऊंगा।
भार प्लस ऊह क्या बनेगा? भारोह। ठीक है, ये 2-3 शब्द ही हैं। ये गुण संधि का अपवाद है, जहाँ पर गुण संधि ना होकर क्या हो रही है? वृद्धि संधि। विशेष रूप से इन शब्दों को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अपवाद ही परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, आगे कंपटीशन में भी या सामान्य परीक्षाओं में भी। अगला सूत्र देखिए, अक्षादु हिन्याम। अक्षादु हिन्याम मुप संख्यानम। अक्षादु हिन्याम मुप संख्यानम बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है और कितनी ही बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इससे बनने वाला शब्द। अक्षादु हिन्याम उपसंख्यानम। अक्षादु हिन्याम उपसंख्यानम क्या कहता है यह सूत्र? यदि अक्ष शब्द के बाद ये अक्ष, अक्षात यानी अक्ष से परे, उहिन्या उहिनी, अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द हो तो वहाँ गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होती है। यदि अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द हो तो वहाँ गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होती है। कौन सा सूत्र कहता है? अक्षादु हिन्याम उपसंख्यानम। देखिए कैसे, ये अक्ष प्लस उहिनी, यहाँ पर अ है, यहाँ पर उ है, ये उ। अ और उ मिलके क्या होना चाहिए था? ओ होना चाहिए था, लेकिन अक्षादु हिन्याम उपसंख्यानम कहता है कि यहाँ पर अ और उ मिलके ओ नहीं होगा, क्या होगा? औ। अब इस औ को इसमें मिलाते हैं, अक्ष, अक्ष में औ मिलाएंगे, अक्षो ही और अणि। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि शब्द तो अक्षोहिनी बनना चाहिए, लेकिन एक सूत्र आता है आदेश प्रत्ययो। वह सूत्र कहता है कि यदि स के बाद 1, 2 या 3 अक्षर छोड़ के उसके बाद न हो तो न को न में बदल दिया जाता है। इस वजह से ये जो अक्षोहिनी था इसकी जगह पर रूप बना है अक्षोहिणी। एक ही शब्द है और एक ही शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में ऐसे आ सकता है अक्ष प्लस ओहिनी, इनसे बनने वाला शब्द क्या होगा? अक्षोहिणी एक मात्रा वाला, अक्षोहिणी दो मात्रा वाला, अक्षोहिणी एक मात्रा वाला और अक्षोहिणी दो मात्रा वाला। तो कौन सा होगा? अक्षोहिणी दो मात्रा वाला। ठीक है, ये अक्षादु हिन्याम उपसंख्यानम हो गया। तीसरा विशेष सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र देखिए, प्रादुहो ढोढे से शेषु। प्रादुहो ढोढे से शेषु, अजीब सा सूत्र है।
लेकिन है तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए, इस सूत्र के टुकड़े करते हैं प्रात, ऊह, ये ऊह, यहाँ पर गुण संधि हो रही है, ऊड़, ये ड ढक्कन वाला है, ऊह ऊड़, यहाँ भी गुण संधि हो रही है, इधर यण संधि हो रही है, ऊड़ी, फिर यहाँ पर ये का तो ई हो गया, क्या बचा, एस, और लास्ट में एसेसु। सॉरी, यहाँ पर दूसरा स है, एसेसु, यहाँ पर भी ये वाला स कर लेना। देखिए, इस सूत्र से कौन कौन से शब्द निकले हैं, प्रात, ऊह, ऊड़, ऊड़ी, एस और एसेसु। अब क्या कहता है, पहले तो इसके टुकड़े करके लिख लेना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि यदि प्र उपसर्ग से प्र उपसर्ग से परे ऊह, ऊड़, ऊड़ी, ऊह, ऊड़, ऊड़ी, एश तथा एश से शब्द हो, तथा एस से शब्द हो तो वहाँ गुण और पररूप संधि न होकर वृद्धि संधि होती है। प्र उपसर्ग के बाद, परे का मतलब बाद, ऊह, ऊड़, ऊड़ी, एश तथा एस से शब्द हो तो वहाँ गुण, गुण कहाँ पर होगी, इन तीनों के साथ, और पररूप कहाँ होगी, इन दोनों के साथ। तो गुण और पररूप संधि ना होकर वृद्धि संधि होती है। देखिए कैसे, पहला शब्द है प्र प्लस ऊह बराबर, यहाँ पर से अ उतारा अपन ने, यहाँ पर से ऊ उतारा, दोनों को संयुक्त करेंगे तो क्या बनना चाहिए, ओ बनना चाहिए। लेकिन प्रादुह ढोढ्यो से सु, इस सूत्र से ओ ना बनकर हाउ बन गया, और शब्द क्या बनेगा, प्रोह। किस संधि का अपवाद है, गुण संधि का, गुण संधि का अपवाद। ठीक है, इसी तरह से अन्य शब्द बता रहा हूं, अब उनमें इस तरह से ना बता के वो लाइन से ही बताऊंगा। प्र प्लस ऊढ़ क्या बनेगा,
प्रौढ़, वही गुण संधि का अपवाद। प्र प्लस ऊढ़ी, ये अनीय ऊ है, बराबर प्रौढ़ी, ये भी गुण का अपवाद। अब अगला आता है प्र प्लस एश, प्र प्लस एश। पररूप संधि में क्या होता है, आगे उपसर्ग का अ और पीछे धातु का ए हो तो वहां पर पररूप संधि होती है। यहां पर वही बात है, आगे उपसर्ग का अ है, पीछे धातु का ए भी है, लेकिन यहां पर पररूप संधि ना होकर प्रादुहो ढोढे से सु, इस सूत्र से कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। अ प्लस ए बराबर ऐ, तो प्रेषः किसका, देख लेना पीछे रिवर्स करके, पररूप का अपवाद। दूसरा है प्र प्लस एशे, क्या बनेगा, प्रेष्य, और ये भी किसका अपवाद है, पररूप का अपवाद। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब देखिए वृद्धि रादेश में अपन ने क्या पढ़ा था कि वृद्धि से आ, ऐ और औ, इन तीनों को गुण वर्ण वृद्धि वर्ण कहते हैं। तो ऐ ओ तो अपन ने पढ़ लिया। अब ये आ कहाँ पर आता है, ये कुछ अपवादों में आएगा जो गुण संधि के अपवाद रहेंगे, कि यदि आगे आ हो और पीछे री हो, अ या आ और पीछे री या री, बड़ा री, ये हो तो यहाँ पर गुण संधि में तो अर होता है, लेकिन इस वृद्धि संधि में आर होता है कुछ विशेष शब्दों में ही, सभी शब्दों में नहीं। अधिकतर शब्दों में गुण संधि होती है, मतलब अर होता है, लेकिन यहाँ पर आर होता है। यहाँ पर क्या होगा, आर। उन शब्दों को देख लेते हैं कि किन किन शब्दों में आर होता है, उनके अलावा बाकी सब में अर ही होता है। जैसे अपन ने गुण में पढ़ा था, राजा प्लस ऋषि, तो यहाँ पर आ और री मिलके क्या हुआ था, अर हुआ था। ये अर, और ये अर किसके बीच में लग जाएगा, राज, ये अ मिल गया, ज पूरा हो गया, ये र कहाँ चढ़ जाएगा, ऊपर, और शी, राजर्षि। यहाँ पर अर हुआ है, लेकिन कुछ विशेष शब्दों में आर होता है, उनको देख लेते हैं। सूत्र देखिए, प्र, वत्सर, कंबल, वसनार्ण, दशानाम, ऋणे। कौन कौन से शब्द हैं, प्र, वत्सर, कंबल, वसन। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो ऋण। अगला शब्द है दशानाम। ठीक है,
प्र, वत्सर, कंबल, वसन, ऋण और दशा नाम, इन शब्दों से परे, इन शब्दों से परे यदि ऋण शब्द हो, ऋण शब्द हो तो वहां वृद्धि संधि, मतलब अ और री मिलके क्या होगा, आर, आर होती है। वहां पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। देखिए कैसे, पहले इसको देख लो। प्रवत्सर कंबल वसनान दशा नाम ऋणे, प्रवत्सर कंबल वसनान दशा नाम ऋणे, मतलब प्रवत्सर कंबल वसन ऋण दशा नाम, इन शब्दों से परे यदि ऋण शब्द हो तो वहां पर वृद्धि संधि होती है, मतलब अ और री मिलकर आर होता है। जैसे प्र प्लस ऋणम, यहां से अ उतारा, यहां से री उतारा। गुण संधि में क्या होना चाहिए था, अर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर इस सूत्र की वजह से क्या होगा इनका, आर। तो ये प्र में आ जुड़ जाएगा, प्रा, ये र किसके ऊपर चल जाएगा, इस न के ऊपर, प्रारणम। क्या शब्द बनेगा, प्रारणम। इसी तरह से आपको बाकी शब्दों की करनी है, एक आध और बता देता हूं मैं। ऋण प्लस ऋणम, देखिए यहां से क्या अ, यहां से क्या री, तो आगे तो बच्चा ऋण, अ और री मिलके हो गया आर, और पीछे क्या बचा, णम। संयुक्त करेंगे तो इस ण में आ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणा। ये र कहाँ चल जाएगा, इस ण के ऊपर, ऋणारणम। क्या शब्द बनेगा, ऋणारणम। बाकी शब्दों की आपको ही करनी है। वत्सर प्लस ऋणम, कंबल प्लस ऋणम, वसन प्लस ऋणम, और दश प्लस ऋणम। इनकी संधि करनी है आपको। आगे इसी तरह से जिनमें आर होता है उनके एक दो सूत्र और हैं, वो देख लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया आज का, ध्यान से देखना है। पर सूत्र लिखिए अगला, उपसर्गाद रीति धातो, उपसर्गाद रीति धातो। ये कहता है कि उपसर्ग, आकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु हो जो री से चालू हो रही हो, तो वहां पर गुण संधि ना होकर कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। तो आकारांत उपसर्ग, आकारांत उपसर्ग जैसे प्र, औ, उप, अप के परे री तथा लिरी
से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो वहाँ गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होती है। आकारांत उपसर्ग मतलब आगे अ से खत्म होने वाला उपसर्ग प्र, औ, उप या अप, यहाँ पर है अप। आकारांत उपसर्ग और उसके परे री से या री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो तो वहाँ गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि होती है। कैसे? जैसे प्र प्लस रिच्छति, यहाँ पर आकारांत उपसर्ग है, अ से खत्म हो रहा है और री से प्रारंभ होने वाली धातु है, तो अ प्लस री क्या बनना चाहिए था? अर बनना चाहिए था, लेकिन उपसर्गाद रीति धातु से अर ना बन के क्या बनता है? आर बनता है। अब इस आर को इसमें जोड़ेंगे, ये प्र में आ जुड़ा, प्रा, र किसके ऊपर चढ़ जाएगा? इस छ के ऊपर, ये र प्रारच्छति, क्या शब्द बनेगा? प्रारच्छति। किसका अपवाद है? गुण संधि का अपवाद है। अन्य शब्द में लिखा रहा हूं, आपको करने हैं वो। प्र प्लस ऋणोति, उप प्लस रिच्छति, उप प्लस ऋणोति। र हमेशा अगले वाले अक्षर के ऊपर चढ़ेगा और प्र प्लस लृ कार्यति। इसमें देख लो, अ और ल, लृ, ये दोनों मिलकर के क्या होगा? आल होगा। और ये आपको बीच में कैसे जोड़ना है वो आप जोड़ लेना, अगर समझ में नहीं आए तो मैं बता दूंगा। ठीक है। और लास्ट सूत्र, ऋते च तृतीया समासे। यह सूत्र क्या कहता है कि तृतीया तत्पुरुष समास में, तृतीया तत्पुरुष समास में यदि पूर्व पद में तृतीय विभक्ति, यदि पूर्व पद में तृतीया विभक्ति युक्त कोई अकारांत शब्द हो, कोई अकारांत शब्द हो तथा उत्तर पद में, पूर्व पद का मतलब पहले वाला, तथा उत्तर पद में रित शब्द हो,
रित शब्द हो तो वहाँ गुण न होकर वृद्धि संधि हो जाती है। देखो रीते च तृतीया समास से क्या कहता है। देखो तत्पुरुष समास में अपन क्या करते हैं, जब भी समास करते हैं तो दो शब्दों के बीच में जो विभक्ति रहती है उस विभक्ति को हटा देते हैं। तो ये यही कहता है कि तृतीया तत्पुरुष समास में यदि पूर्व पद में तृतीया विभक्ति युक्त कोई अकारांत शब्द हो, अकारांत होना चाहिए शब्द जो अ से अंत होने वाला हो और उसमें तृतीया विभक्ति हो, तथा उत्तर पद में रित शब्द हो, बाद वाला पद रित होना चाहिए, तो वहाँ पर गुण संधि न होकर वृद्धि संधि हो जाती है। देखिए कैसे होती है। जैसे शब्द है अपने, पहले तो पूरा जो विग्रह युक्त शब्द है वह है सुखेन रित, सुखेन रित। इन दोनों शब्दों की अपने को, इन दोनों शब्दों का समास करना है और समास करते टाइम संधि भी करनी है। तो क्या करेंगे, विभक्ति हटा देंगे, मूल शब्द बचेगा अपने पास सुख और पीछे रित। अब यहाँ पर संधि करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर है अ और यहाँ पर है री। अ और री मिलकर गुण ना होकर क्या होगा, वृद्धि होगा आर। संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा, सुखा और इस त के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, र, सुखार्थ। ठीक है, इसी तरह से मैं केवल इस तरह से शब्द लिखा रहा हूँ, उनकी आपको संधि करनी है, परंतु वो सब तृतीया तत्पुरुष समास के शब्द होंगे। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इन दोनों शब्दों की संधि करनी है। दुख प्लस रित, सुधा प्लस रित, तृषा प्लस रित और परम चलो इसको छोड़ देना, यहाँ तक करना है आपको। और भगवान की दया से ये वृद्धि संधि आज पूरी हो गई है। अगली संधि जो भी चलेगी वो अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो बड़ा है लेकिन बढ़िया है, आपने पूरा देखा है।